हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सेकंड लेक्चर है। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी होती है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। और याद रहे, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैलकुलेट करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना होगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर मैं आपको कुछ केस कंप्लीट करा चुका था, कुछ हमारे बचे हैं। ठीक है, तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट साइड से फाइंड आउट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट साइड में जो हमारा पार्ट है उसमें से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखते हैं। फिर उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो वहां से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आते हैं उनके नेचर के बेसिस पर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको क्या क्या करा चुका था, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये केस हम कर चुके थे। इसके ऊपर बेस्ड हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था, है ना। सेकंड केस कंप्लीट हो चुका था जब हमारे पास तीन रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। देखिए, फॉर्मूले इधर लिखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के, फोर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये भी हमारा केस कंप्लीट हो गया था। टू रियल एंड इक्वल रूट्स, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। थ्री रियल एंड इक्वल रूट्स, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। और हमारा अभी केस चल रहा था वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इस केस को हम आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए, अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं सभी की राइट साइड जीरो है, इस क्वेश्चन की राइट साइड भी जीरो है। क्यों? क्योंकि राइट साइड में अगर जीरो नहीं होगा तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कैलकुलेट करना होगा, तो वो अभी हमने कैलकुलेट करना नहीं सीखा है। इसलिए यहां पर सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें राइट साइड क्या है, जीरो है, यानी कि इन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो होगा। तो चलिए इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब जरा ध्यान दें, तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 वाई इक्वल टू में 0। अब हमें क्या करना है, इसको डी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था पहले। तो ये क्या हो जाएगा, डी की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 और y यहां से आ जाएगा कॉमन, इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। चलिए अब यहां जरा ध्यान दें, इक्वल टू में हमारे पास 0 आ गया। अब यहां से हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, डी की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए जरा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पर पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए, ऐसा मैंने क्यों लिखा अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, यहां पर एक्चुअल में अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया, यहां पर डी की पावर 4 को डी का स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि पावर से पावर तो मल्टीप्लाई होती है। तो ये भी डी की पावर 4 है और ये एम की पावर 4 हो गया। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, अब हम यहां पर क्या करेंगे। देखो, हम आप लोग जानते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको मतलब हम ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हम इसके फैक्टर कर सके। देखिए कैसे, देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब मैं ओपन करूंगा तो यहां से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि लेफ्ट साइड में तो 2ab है नहीं, राइट साइड में 2ab आ रहा है, तो इसलिए मैं यहां पर -2ab कर देता हूं। तो इसी फॉर्मेट को, इसी फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही? देखिए, ऐसा नहीं कि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हम
देखिए इसमें LHS और RHS क्या है, सेम है, तो ये क्या है, वैलिड आइडेंटिटी है। बात समझ में आ रही है ना, इट इज अ वैलिड आइडेंटिटी। और इस तरह की आइडेंटिटी आप लोग क्लास 9 10th में बहुत ज्यादा यूज करते थे। तो चलिए इसको अब आगे बढ़ाता हूं मैं, जरा ध्यान दें। देखिए तो यहां से अब देखो इसी फॉर्मूले का यूज मैं यहां पर करूंगा। तो देखो यहां पर ए स्क्वायर, ए की जगह क्या आ रहा है, डी स्क्वायर, और एम की, बी की जगह क्या आ रहा है, एम स्क्वायर। तो हम यहां इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान दें, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आ गया? देखो यहां पर मैंने कैसे लिखा है, सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखो इसको आप ओपन करके देखो, ये डी की पावर 4 आएगा, एम की पावर 4 आएगा, और 2 डी स्क्वायर एम स्क्वायर आएगा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब यही बचेगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना है, ये तो ए स्क्वायर हो गया, ये पूरा का होल स्क्वायर है। अगर हम इसको भी होल स्क्वायर बना देते हैं, इससे देखो फायदा क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, देखो यहां पर डी स्क्वायर एम स्क्वायर पहले से ये 2 का स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैं एक काम करता हूं, √2 लिख देता हूं, √2 डी एम और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला हमारा यहां से बन जाएगा, इसी को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और माइनस √2 डी एम, और दूसरा ब्रैकेट देखो ए माइनस बी हो गया, अब ए प्लस बी, डी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस √2 डी एम। चलिए अब देखिए आगे, यहां से अब आगे देखिए क्या आ जाएगा, इक्वल टू में 0 भी है। अब देखो यहां से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है डी में, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही। तो इनको थोड़ा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं मैं, देखिए कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर प्लस, इस वाले टर्म को मैं पहले लिख देता हूं, माइनस √2 एम और डी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी में है तो ये कांस्टेंट हो गया, ये डी आ गया, प्लस एम स्क्वायर यहां पर कांस्टेंट है। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस √2 डी √2 एम डी और प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो आगे हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान दें, क्या मैं इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग अलग 0 रख सकता हूं, क्योंकि ये दो फैक्टर ही तो हैं, तो दोनों को सेपरेटली 0 रख देंगे। देखो यहां से क्या मिलेगा, डी स्क्वायर माइनस √2 एम डी प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और डी स्क्वायर प्लस √2 एम डी प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से इस तरीके से हमें दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, एक ये और एक ये, दोनों को सॉल्व करेंगे। चलिए अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर जरा ध्यान दें, तो यहां पर देखो x का काम जो है वो d कर रहा है, तो यहां पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूं, मतलब यहां पर हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगा देते हैं दोनों तरफ, तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर जरा ध्यान देना, d की वैल्यू, तो यहां पर श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे, मतलब फार्मूला लिख देता हूं पहले में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का, है ना। इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बस यहां पर x की जगह d आ गया और कुछ नहीं है। माइनस बी, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। अब आपको करना क्या है, देखो यहां पर इन सबकी वैल्यू पुट करनी है। देखो वैल्यू देखो जरा ध्यान से, यहां ध्यान दीजिए, b कितना है, b है माइनस में √2m, ठीक है ना, a कितना, a1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c कितना है, m स्क्वायर है। तो हमें यहां पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इन सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिए।
तो d इक्वल टू, लेफ्ट वाला मैं पहले वैल्यू पुट कर रहा हूं, d इक्वल टू, जरा ध्यान दें, d इज इक्वल टू माइनस b, कितना है b देखें जरा ध्यान से, ये b है, देखो एक माइनस फॉर्मूले में लगा, एक माइनस यहां लगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b है हमारे पास -√2m, ध्यान रखना d नहीं लिखना है, b केवल इतना पार्ट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2m, तो ये बचेगा √2m प्लस माइनस अंडर रूट में देखो जरा कितना आएगा, b स्क्वायर मतलब -√2m का स्क्वायर, तो -√2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिए कैसा आया, -√2m b की वैल्यू थी और ये b स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2m स्क्वायर आ जाएगा, -4ac, 4a, a और c, a कितना है 1, c कितना है m स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई रूट में ना, अपॉन में 2a, a कितना है 1 है। अच्छा साथ साथ दूसरा ब्रैकेट भी देख लेते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं साथ साथ, देखिए तो इधर क्या है, देखो सेम चीज है, बस देखिए केवल b में अंतर है, b में यहां पर प्लस में है और ये माइनस है, तो यानी कि -2√2m आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो यही सब कुछ रहेगा, बस अंतर क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू माइनस में √2m प्लस माइनस √2m स्क्वायर -4m स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 2। चलिए अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, जरा ध्यान से देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू √2m प्लस माइनस, इसमें से देखो ये अंडर रूट में माइनस का 2m स्क्वायर बचेगा और अपॉन में 2, इधर देखें -√2m प्लस माइनस, ये भी अंडर रूट में माइनस का 2m स्क्वायर बचेगा और अपॉन में आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट स्टेप देखें जरा ध्यान से, d इज इक्वल टू √2m प्लस माइनस, यहां से देखो कितना आएगा, यहां से आपका आ जाएगा i मतलब आयोटा अपॉन में 2, कैसे आया ध्यान दीजिए, देखिए ये कैसे आएगा, अब यहां पर देखो ये लिखा हमारे पास अंडर रूट में -2m स्क्वायर है ना, अंडर रूट में -2m स्क्वायर, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 × 2 × m स्क्वायर है ना, -2 × m स्क्वायर, यहां पर रूट भी आएगा। चलिए देखिए, हाँ तो यहां से देखो जरा ध्यान से, अगर इनको आप अलग अलग करोगे तो -√m माइनस रूट में 1 है ना, √-1 इंटू √2 और ये तो m स्क्वायर है, तो इंटू रूट में m स्क्वायर जो बाहर आ जाएगा, यानी कि आपके पास बचेगा क्या, देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, आयोटा, ये तो √2 ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा m, तो ये आपके पास बचेगा, यानी कि i रूट या im√2, ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा i√2m। ऐसे हम यहां पर भी देख लेते हैं कितना आ जाएगा, यहां हमारे पास आ जाएगा -√2m प्लस माइनस, सब कुछ सेम ही रहेगा, यहां पर भी यही आएगा i√2m और अपॉन में 2। अब क्या करना है, इनको अलग अलग कर दीजिए, इनको अलग अलग कर देते हैं, देखिए अलग अलग करने पे क्या मिलेगा, d इज इक्वल टू √2/2m प्लस माइनस √2/2m और यहां पर i, इधर देख लेते हैं इधर कितना मिलेगा, देखिए इधर अगर मैं देखूं d इज इक्वल टू -√2/2m प्लस माइनस i√2m अपॉन 2, ये हमें मिलेगा अलग अलग। अब इसको और थोड़ा सा अगर हम सही से लिखें तो अब जरा ध्यान देना, √2 ऊपर है नीचे 2 है, तो अगर √2/2 को क्या लिख सकते हैं, देखिए √2/2 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको रेशनलाइज कर दें तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 2√2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√2, मतलब √2/2 की जगह आप 1/√2 लिख सकते हैं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं
1/√2 या m/√2 सीधे लिख देते हैं, ऊपर m है तो यहां पर बचेगा m और नीचे आ जाएगा √2 प्लस माइनस यहां पर भी i m/√2। सिमिलरली इधर आ जाएगा -m/√2 प्लस माइनस i m/√2। तो यहां तक हमारा आ गया। अब आगे देखें जरा, देखिए तो हमारे पास यहां पर d दो कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास आ रहे हैं। यहां पर तो d के दो कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास आ रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स रूट ये है और एक कॉम्प्लेक्स रूट ये है। अब जरा ध्यान से देखना, ये एक पेयर है कॉम्प्लेक्स रूट का और ये भी एक पेयर है कॉम्प्लेक्स रूट का, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। यहां पर एक पेयर आ रहा है कॉम्प्लेक्स रूट का, फिर से एक पेयर आ रहा है, यानी कि यहां पर दो पेयर तो आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूट के, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहे हैं या इक्वल नहीं है। तो अब जरा हम फॉर्मूले पे चलते हैं अपने। देखिए, टू पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल रूट्स, तो देखो ये वाला केस नहीं बन रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है, दो पेयर है कॉम्प्लेक्स रूट्स के और दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे इक्वल नहीं है, देखो ये तो इक्वल है, लेकिन जो हमारे आ रहे हैं वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब वो कौन सा केस है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा दोबारा से। कैसे, यहां पर तो एक पेयर था, तो एक पेयर के लिए ये फॉर्मूला है, तो दो पेयर के लिए क्या होगा, यही फॉर्मूला दोबारा रिपीट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक बार और। बात समझ में आ रही है ना भाई, दो पेयर के लिए क्या हो जाएगा, एक बार और ऐड हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स के दो पेयर आ रहे हैं और दोनों इक्वल हैं, तब तो आपका लगेगा ये वाला केस और फॉर्मूला लग जाएगा ये। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स अलग अलग आ रहे हैं। चलिए, तो अब हम इसका आंसर लिख देते हैं। देखिए आंसर क्या होगा, अब जरा ध्यान दीजिए। तो यहां पर हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अब जरा यहां पर ध्यान से देखें, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा ना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले इसके लिए लिखते हैं फिर उसके लिए लिखेंगे, पहले इसके लिए फिर उसके लिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ये हमारा होता है e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स c2 sin बीटा एक्स। अल्फा क्या है, अल्फा है रियल पार्ट और बीटा है इमेजिनरी पार्ट। इसी फॉर्मूले का यहां पर यूज करेंगे। देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स, है ना, c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 cos बीटा एक्स, c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। ठीक है ना, sin बीटा एक्स। चलिए, तो यहां पर हमारे पास e की पावर अल्फा एक्स, e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। देखिए ये जो फॉर्मूला अभी हुआ है ये केवल एक पार्ट के लिए हुआ है, एक पार्ट के लिए। देख ले, ये जो e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स, ये केवल एक पेयर के लिए है, हमें दो पेयर के लिए लिखना है। तो एक बार और आएगा ये, तो प्लस e की पावर अल्फा एक्स, अब यहां पर c1 c2 आ चुका, तो यहां आ जाएगा c3 cos बीटा एक्स प्लस c4 sin बीटा एक्स। और इसके बाद आपको इसमें वैल्यू पुट कर देनी है ना, आपके पास CF हमारे पास यहां से आ जाएगा। देखिए कितनी वैल्यू आएगी CF की, तो CF इज इक्वल टू अल्फा, देखो जरा कितना, पहले वाले पार्ट के लिए अल्फा है हमारे पास m/√2, तो e की पावर m/√2x ब्रैकेट में c1, अब बीटा देखो कितना, बीटा भी m/√2 है, तो cos m/√2x प्लस c2
साइन m बाई रूट टू एक्स। पहला पार्ट हो गया। नाउ प्लस सेकेंड पार्ट, e की पावर अल्फा, देखो सेकेंड पार्ट में माइनस m बाई रूट टू है, तो माइनस m अपॉन रूट टू एक्स, और यहां पर C3 cos m बाई रूट टू एक्स प्लस C4 साइन m बाई रूट टू एक्स। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दे, ये हमारे पास CF आ गया, और पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्योंकि राइट साइड जीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या रहेगा, इसका जीरो रहेगा। तो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा ना, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन जैसा कि आप जानते हैं, जनरल सॉल्यूशन हमारे पास होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF, अब CF यहां पर पुट कर देते हैं। CF कितना है, CF हमारे पास, हाँ ये लिखा है, इसको हमें पुट करना है ना, तो इसको मैं वहां पर पुट कर रहा हूं। देखिए जरा ध्यान से, पहले तो ये CF प्लस PI, PI कितना है, जीरो, इसका मतलब जो y की वैल्यू आएगी वो हमारी सीधे सीधे CF के बराबर ही होगी। देखो कितनी वैल्यू है, e की पावर m अपॉन रूट टू एक्स C1 cos, देखिए C1 cos m बाई रूट टू एक्स प्लस C2 साइन m बाई रूट टू एक्स। तो ये पहला पार्ट आ गया हमारा, ये पहला पार्ट हमारे पास आ गया, e की पावर m बाई रूट टू C1 cos m बाई रूट टू एक्स C2 m बाई रूट टू एक्स। नाउ प्लस, प्लस में आएगा e की पावर माइनस m बाई रूट टू एक्स माइनस m बाई रूट टू एक्स C3 cos m अपॉन रूट टू एक्स प्लस C4 साइन m बाई रूट टू एक्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर होगा, है ना। दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन यहां पर, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैलकुलेट करना बहुत आसान है, पर्टिकुलर उससे भी ज्यादा आसान है, बस एक एक चीज को सीखते हुए चलना है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, पहले इसको डी की फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4 dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब यहां जरा ध्यान दें, इसको पहले डी की फॉर्म में मैंने लिखा, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर माइनस 4d एंड प्लस 1 y इक्वल टू में 0। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी यहां से डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहां से हमें डी की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। देखिए यहां पर डी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, डिग्री हमारे पास 2 a1 b माइनस 4 c1। हाँ अब देखो कैलकुलेटर की हेल्प लेने पे, एक्चुअल में कैलकुलेटर से पॉइंट में वैल्यू आ रही है, किस में आ रही है, पॉइंट में। तो देखो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप यहां पर कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं तो अगर वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है तो फिर आपको यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना चाहिए। ठीक है ना, इंटीजर आ रही थी, ठीक है, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब यहां पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे पहले, डी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a।
ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए अब आगे देखिए। हाँ, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लिखा, यहां से वैल्यू को पुट कर देते हैं। d इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए जरा, d इक्वल टू b, b कितना है यहां पर -4, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस +4, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, b कितना -4, -4 का स्क्वायर 16, माइनस 4ac, 4ab1 है, cb1 है, तो 4 आ जाएगा अपॉन में 2a, a कितना है 1 है। तो यहां से देखिए कितने वैल्यू आ गए हमारे पास, तो d इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 अपॉन में 2, और रूट 12 कितना होता है आप अच्छे से जानते हैं, रूट 12 की वैल्यू, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 2, ऊपर से 2 को कॉमन लेके 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहां से d की वैल्यू आएगी 2 प्लस माइनस √3, ये हमारे पास d आ गया। अब क्या करना है, कैसे रूट्स आ रहे हैं हमारे पास, रूट्स आ रहे हैं हमारे पास इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, है ना। यहां पर रूट्स कैसे हैं, इरेशनल। तो क्या इरेशनल रूट्स के लिए भी हमारे पास कोई अलग से फॉर्मूला है? देखिए इरेशनल रूट्स एक्चुअल में रियल रूट्स ही होते हैं, ये भी क्या है, रियल ही है, ठीक है। यहां पर 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं, लेकिन अच्छा इनको इरेशनल रूट्स के अलावा हम इनको सर्ट्स भी बोलते हैं, सर्ट्स रूट्स। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, फॉर्मूले वाली सीट में देखिए 1 पेयर ऑफ इरेशनल रूट्स, तो हमारे पास एक पेयर इरेशनल रूट्स का आ रहा है, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो भी रियल रूट्स ही होते हैं, तो इसका मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाना चाहिए, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये वाला फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इसमें लग जाना चाहिए, डेफिनेटली ये फॉर्मूला लग जाएगा। अगर आप इसको इस फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला भी हम लिखते हैं इसमें, तो जब आपके इरेशनल रूट्स आते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला, देखिए मैंने दोनों लिख रखे हैं, ये वाला फॉर्मूला यही है ऊपर वाला, बस यहां पर m1 की वैल्यू पुट कर दी, m1 कितना है अल्फा प्लस बीटा, और m2 कितना है अल्फा माइनस बीटा, तो यहां पर m1 m2 पुट हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन जनरली ज्यादातर बुक में जो आंसर दिया रहता है ना, वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया रहता है ना, तो ध्यान रखें ये वाला फॉर्मूला एज इट इज यही है, ठीक है। और जो नीचे वाला फॉर्मूला है, तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्मूले मालूम है, ये वाला देखो यही है सेम, बस अंतर कितना है कि यहां पर देखो e की पावर अल्फा एक्स c1 cos, अब यहां पर बीटा एक्स आ रहा था, लेकिन यहां पर cos h आता है, हाइपरबोलिक cos होता है, ये हाइपरबोलिक cos, और यहां sin h होता है, ये होता है हाइपरबोलिक sin, तो यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप ये भी लगा देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो जो ज्यादातर बुक में यूज होता है मैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिख देता हूं, बाकी आप दोनों लिख सकते हैं। चलिए देखिए, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जरा ध्यान देना, तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इरेशनल, रूट्स हैं हमारे इरेशनल, इरेशनल नंबर है, या इसको सर्ट्स रूट्स भी बोल सकते हैं। चलिए अब यहां पर मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में c1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, ठीक है ना। देखो ये हम यहां पर लगा रहे हैं, ये रहा e की पावर अल्फा एक्स c1 cos h रूट बीटा एक्स, c2 sin h रूट बीटा एक्स, तो c1 cos h रूट बीटा एक्स प्लस c2 sin h रूट बीटा x, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें वैल्यू को पुट करें अब जरा देखें, तो CF इज इक्वल टू, अब यहां पर ध्यान देना, अल्फा कितना है, अल्फा 2 है, तो यहां पर e की पावर 2x हो जाएगा। नाउ c1 cos h, अब यहां जरा ध्यान देना, रूट बीटा, बीटा कितना है यहां पर 3, तो ये आपका हो जाएगा √3 x प्लस c2 sin h √3 x। देखिए यहां पर एक्चुअल में जो 2 प्लस माइनस √3 है, ये अल्फा है और ये √3 है, कितना है, ये बीटा है।
अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, तो वहां पर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये हमारा CF हो गया। अब PI देखो यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना होगा, क्योंकि राइट साइड 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0, तो जनरल सॉल्यूशन कितना हो गया, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, यानी कि यहां से मेरे पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू, यही CF लिख देंगे यहां पर डायरेक्ट, तो e की पावर 2x ब्रैकेट में C1 cos h √3x प्लस C2 sin h √3x। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया। ये ले, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के मैंने आपको ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और है जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे पहले भी मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं सब इंपॉर्टेंट थे, सब क्वेश्चन एग्जाम में पहले कभी ना कभी आ चुके हैं। चलिए अब इसको देखिए जरा ध्यान से, ये हमें सॉल्व करना है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान से देखें जरा, क्या है ये, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू में 0। अब यहां से इसको पहले d की फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस 1 और y कॉमन इज इक्वल टू 0। तो इसमें से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारी d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए, अब यहां से आपको इसके जो रूट मिलेंगे वो इमेजनरी होंगे। कैसे रूट होंगे, इमेजनरी। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, तो यहां से आपको d की वैल्यू कितनी मिलेगी, d की वैल्यू आपको मिलेगी यहां से d स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि यहां से आपको मिलेंगे इमेजनरी रूट्स। चलिए अब आगे देखिए जरा, अब यहां से हमें इसको थोड़ा सा और सही करके लिख लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं d इक्वल टू 0 प्लस माइनस, तो देखो ये फिर से इमेजनरी वाला केस आ गया है ना, 1 पेयर ऑफ इमेजनरी रूट्स, 1 पेयर ऑफ इमेजनरी रूट्स। ठीक है, यानी कि अगेन हमारे पास जो केस आ गया वो ये है 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा e की पावर अल्फा x c1 बीटा x c2 साइन बीटा x। चलिए, तो अब यहां पर हमारे पास तो रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स है कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर कॉम्प्लेक्स रूट्स का आंसर लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए कैसे क्या आएगा। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं CF, तो CF इज इक्वल टू e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। अब इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा CF इज इक्वल टू अल्फा कितना, देखो ध्यान रखना अल्फा 0 है, यहां पर अल्फा होता था रियल पार्ट, तो e की पावर 0x ब्रैकेट में c1, बीटा कितना है, बीटा 1 है आपके पास, तो c1 cos x आ जाएगा प्लस c2 sin x आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया सभी को, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमारे पास जो CF की वैल्यू आ गई, तो e की पावर 0 1 होता है, तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी c1 cos x प्लस c2 sin x। अब इसके आगे देखिए क्या करना है। अब यहां पर आप ध्यान दें, देखिए अब हमें आगे कुछ कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है कि y 0 है तो 2 है, और पहले चलिए y को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये CF हो गया, PI कितना आएगा, PI आएगा 0। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन वो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। नाउ जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI, CF प्लस PI। तो यहां से हमारे पास y इज इक्वल टू CF कितना है, c1 cos x
प्लस C2 sin x। अब यहां से एक काम करते हैं, अब हम ये कंडीशन लगा देते हैं। देखो क्या कहा गया, y0 का मतलब है, यहां देखो ये x में है, तो यानी कि जब आप x की जगह 0 पुट करोगे, जब x की जगह 0 पुट करोगे तो y0 की वैल्यू 2 आएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि y0 की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो ये जो y है ये एक्चुअल में x का फंक्शन है, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब x की जगह क्या पुट करना है 0 ना, पुट x इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसमें मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूं। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, y0 इज इक्वल टू C1 cos 0, cos 0 1 होता है सब जानते हैं, प्लस C2 sin 0, sin 0 0 होता है। यानी कि आपके पास y0 कितना है, y0 है 2, तो 2 इज इक्वल टू C1, इसका मतलब आपके पास C1 की वैल्यू आ गई 2। C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई आपके पास। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि C1 2 कैसे आया। अब आगे चलते हैं, देखिए C1 आ गया हमारे पास। अब एक और कंडीशन है π/2 की, तो इसको भी यहीं पर मैं अप्लाई कर देता हूं। देखिए यहां साइड में देखिए π/2, तो देखिए इस इक्वेशन 1 में अब क्या करना है, आपको पुट कर देना है, पुट x इक्वल टू π/2 इन इक्वेशन 1। तो इसमें जब आप π/2 पुट करेंगे तो y π/2 इज इक्वल टू, देखो C1 cos π/2, cos π/2 0 होता है, तो यानी कि पहला पार्ट तो 0 आ जाएगा, प्लस sin π/2 1 होता है, तो ये C2 आ जाएगा, और y π/2 कितना है -2, तो -2 इज इक्वल टू C2, इसका मतलब C2 की वैल्यू आ गई -2। C2 की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो यहां से हमें C2 भी मिल गया। चलिए तो C1 आ गया, C2 आ गया। अब क्या करना है, दोनों को उठा के आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पुट C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुट C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर 1 में पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, C1 है 2 और ये है -2, तो यानी कि 2 cos x -2 sin x। तो इसका आंसर, चलिए नेक्स्ट पेज पर ही लिख देता हूं, देखिए देखिए कितना आ जाएगा आंसर। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू, पहले मैं ये लिख लेता हूं C1 cos x प्लस C2 sin x, है ना। तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे, C1 की कितनी है 2 और -2, तो आपके पास आ जाएगा 2 cos x -2 sin x, 2 cos x -2 sin x। चलिए y इज इक्वल टू 2 cos x -2 sin x। तो यहां से एक काम करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो cos x sin x, ये हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया ये। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन का आंसर आया, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखें, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। d2i/dt² r di/dt और i/LC। अब यहां पर जरा ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहां पर थोड़ी सी नोटेशन अलग है। देखो जनरली यहां पर y आता है, लेकिन यहां पर i है। क्या है यहां पर i, तो जरूरी नहीं कि y ही आए, कुछ और वेरिएबल भी आ सकता है। तो y की जगह पर i आ रहा है, बाकी और कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये आपको गिवन कंडीशन है ना। इस कंडीशन का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब जल्दी से आप देखें, जरा जल्दी से ध्यान दें इसको। इक्वेशन क्या है, d2i/dt² प्लस r/L di/dt प्लस i/LC इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जरा ध्यान देना, इसको डी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो डी के फॉर्मेट में, तो यहां पर डी किसको रखेंगे हम, देखो यहां आई तो कॉमन आ जाएगा, d² dt², यानी कि ये d² आ गया, प्लस
आर अपॉन एल तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, डी अपॉन डी टी की जगह डी आ जाएगा, प्लस आई बाहर चला जाएगा तो 1 अपॉन एल सी बचेगा, और ये आई बाहर, जैसे वाई बाहर आ जाता था ना वैसे ही आई बाहर आ गया, तो ये हमारी बन गई डी की फॉर्म में। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से, कुछ नहीं है बस आई है यहां पर, वाई नहीं है। अब यहां पर इसको लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल डी प्लस 1 अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहां से एक इक्वेशन मिल गई जिसको हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये x में नहीं है d में, तो यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू r अपॉन l है और c की वैल्यू क्या है, l अपॉन c। तो यहां पर हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। तो यहां पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना वैल्यू क्या आएगी, d इज इक्वल टू, देखो b कितना r अपॉन एल है, तो यानी कि माइनस r अपॉन एल प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, b कितना r अपॉन एल, तो अंडर रूट में r स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आएगा, r स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a कितना है 1 है और c कितना है 1 अपॉन एल सी, यानी कि 4 अपॉन एल सी आ जाएगा, और अपॉन में 2a यानी कि अपॉन में आएगा 2। अब इसको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहां से जरा ध्यान दीजिए, आपको क्या है आर स्क्वायर सी इक्वल टू 4l गिवन है, तो यहां से अगर आप आर स्क्वायर निकालेंगे तो 4l अपॉन सी आएगा, 4l अपॉन सी, इसको पुट कर दीजिए यहां पर, देखो जरा, माइनस आर अपॉन एल प्लस माइनस अंडर रूट में, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस आर स्क्वायर की जगह पर 4l अपॉन सी पुट कर रहा हूं, और इसमें एल स्क्वायर पहले से ही था, माइनस 4 अपॉन एल सी। देखिए मैंने क्या किया है, इस आर स्क्वायर की जगह पर यहां से आर स्क्वायर को कैलकुलेट किया 4l अपॉन सी और यहां पर पुट कर दिया। अब यहां से देखो एक एल से एक एल कट गया, तो यहां से हमारे पास जो डी बचेगा, अच्छा अपॉन में 2 भी है, अपॉन में 2। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, देखिए तो d इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन एल प्लस माइनस अंडर रूट में 4 अपॉन एल सी माइनस 4 अपॉन एल सी, दोनों कट गए, और अपॉन में 2, यानी कि रूट वाला पार्ट तो 0 आ गया, रूट वाला पार्ट क्या आ गया 0। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, रूट वाला पार्ट आ गया 0, अब हमारे पास d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो तो ऐसे केस में जहां पर रूट वाला पार्ट 0 आ जाए तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, तो इसके 2 रूट होंगे और दोनों ही रूट माइनस आर अपॉन एल के बराबर होंगे, दोनों ही रूट क्या है माइनस आर अपॉन एल के बराबर है, क्योंकि ये पार्ट तो 0 हो गया। अच्छा नीचे 2 भी है, दोनों में नीचे 2 भी तो आएगा, तो माइनस आर अपॉन एल, आर अपॉन 2l माइनस आर अपॉन 2l, ये 2 रूट आ गए इस इक्वेशन के, दोनों के दोनों क्या है रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। और रियल एंड इक्वल रूट जब होते हैं तो आंसर कैसे लिखा जाता है वो आप जानते हैं। तो यहां पर क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल हैं, और जब रूट्स रियल और इक्वल हों तो CF कैसे लिखा जाता है वो आप अच्छे से जानते हैं, C1, चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। यहां पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये CF इज इक्वल टू आ जाएगा C1 e की पावर माइनस आर अपॉन 2l x प्लस C2 e की पावर माइनस आर अपॉन 2l x। अच्छा एक मिनट, यहां पर रिपीटेड रूट्स हैं बेटा, रिपीटेड रूट्स हैं, रिपीटेड रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2x e की पावर mx, ये तो डिफरेंट वाला था, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल है यहां पर, तो C1 प्लस C2x e की पावर mx, यहां पर वैल्यू को पुट करिए,
तो C1 प्लस C2 एक्स ई की पावर माइनस R अपॉन 2L एक्स। तो ये हमारा CF आ गया ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है, CF हमारे पास आ गया। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, है ना, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा देखिए वो कितना होगा, जरा ध्यान दीजिए ना। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन हमारा होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। पी आई तो 0 है, यानी कि y इज इक्वल टू सी एफ और y इज इक्वल टू सी एफ कितना है, C1 प्लस C2 एक्स इंटू ई की पावर माइनस R अपॉन 2L एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि आई को देख के घबराना नहीं है, जो कंडीशन है उसका बस यूज कर देंगे, आसानी से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना, तो ये देखने में जरूर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, ए फंक्शन nx, देखिए यहां पर nx है, सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d2 अपॉन dx स्क्वायर nx nx अपॉन l स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर y की जगह nx आ गया, y की जगह पर क्या आ गया, nx आ गया, है ना। जैसे यहां पर y की जगह पर i था। अच्छा यहां पर एक चीज और हमने गलत कर दी, इसको जरा ध्यान से देखना। यहां पर एक्चुअल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो t था, x नहीं था। कितना था, t। तो जहां पर भी हमने x लिखा वहां पर t कर देंगे। तो यहां पर देखो, ये तो चलिए फॉर्मूला है, x की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, x नहीं आएगा। देखिए क्यों नहीं आएगा x, x इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर t था, है ना, e की पावर m इंटू टी, तो यहां पर t आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t था। भाई फॉर्मूले में x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x आता है, लेकिन यहां पर t है, इस चीज का ध्यान रखना नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर t आएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर है इसमें भी यहां पर t आएगा, दिस इज t। चलिए, ज्यादातर x होता है इसलिए गलती से x लिखा जाता है, लेकिन ध्यान रखना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ध्यान देना है। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x ही है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल nx है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2 nx अपॉन dx स्क्वायर माइनस nx अपॉन l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये nx y का काम कर रहा है। तो अगर मैं nx को कॉमन ले लूं तो यहाँ के d की फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये कितना आ जाएगा, d स्क्वायर माइनस 1 अपॉन l स्क्वायर, और कॉमन आ गया बाहर nx इज इक्वल टू 0। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी यहां से d स्क्वायर माइनस 1 अपॉन l स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब आगे देखें जरा ध्यान से, अब यहां से हमारे पास आएगा, अब इसके फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो d माइनस 1 अपॉन l a माइनस बी और d प्लस 1 अपॉन l a प्लस बी इक्वल टू में 0। तो यहां से मुझे d की दो वैल्यू मिल रही हैं, एक 1 बाई एल और दूसरी माइनस 1 बाई एल। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर लग गया, तो 1 अपॉन एल माइनस 1 अपॉन एल। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां से आपको टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स मिल रहे हैं, टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स। तो रियल एंड अनइक्वल या डिफरेंट या डिस्टिंक्ट रूट्स। तो CF कितना हो जाएगा, नाउ CF का फॉर्मूला होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए, m1 1 अपॉन l है और m2 माइनस 1 अपॉन l है। तो यहां से हमारे पास
CF इज इक्वल टू आ जाएगा C1 e की पावर 1/L x, पहले में 1/L दूसरे में प्लस C2 e की पावर -1/L x। चलिए अब यहां पर क्या करना है जरा ध्यान देना। अब हमें कंडीशन गिवन है, क्या क्या कंडीशन गिवन है? बाउंड्री कंडीशन। अगर n 0 है, n क्या है? 0 है, तो इसकी वैल्यू अल्फा होगी, और n अगर इंफिनिटी है, मतलब x अगर 0 है तो इसकी वैल्यू अल्फा होगी, और x इंफिनिटी है तो वैल्यू 0 होगी। तो पहले जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल अगेन 0। नाउ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन देखिए जरा जनरल सॉल्यूशन कितना आएगा। देखो y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो यहां से हमारे पास y आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं y को। देखिए तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो यहां पर y इज इक्वल टू, पहले तो हमारे पास CF ही आ जाएगा क्योंकि PI हो जाएगा 0, और CF कितना है? C1, तो y इज इक्वल टू C1 e की पावर 1/L x प्लस C2 e की पावर -1/L x, यही है, ठीक है ना, -1/L x। क्या यही वैल्यू आ रही है? डेफिनेटली e की C1 e की पावर 1/L x -1/L x। अब यहां पर कंडीशन देखो जरा क्या है। अगर x की जगह मैं 0 पुट कर दूं, अब यहां पर x, अब यहां पर हमारे पास, एक मिनट, अच्छा यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर फिर अगेन हमारे पास y नहीं है, हमारे पास nx है। क्या है? nx, तो nx इक्वल टू CF है ना, तो यहां से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो nx की मिलेगी। अब जरा ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुट। अब हम जो कंडीशन हमें दी है, क्या कंडीशन दी है? पहले वाली 0 दी है, x की जगह 0 पुट कर दो, तो पुट x इक्वल टू 0। x जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? n0 इज इक्वल टू, देखो यहां पर 0 रखो, दोनों जगह 0 रखोगे तो ये C1 हो जाएगा, e की पावर 0 1 होता है, और ये C2 हो जाएगा। और यहां पर देखो n0 है कितना? n0 अल्फा है, इसकी जगह अल्फा रख दो, तो अल्फा इज इक्वल टू C1 प्लस C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं, दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन थी अगर x की जगह इंफिनिटी रख दे तो 0 आता है, तो चलिए x की जगह इंफिनिटी रख देते हैं। नाउ पुट x इक्वल टू इंफिनिटी, तो कितना आएगा? n इंफिनिटी इज इक्वल टू C1 e की पावर, देखिए x की जगह इंफिनिटी रखोगे तो e की पावर इंफिनिटी आ जाएगा, क्योंकि 1/L इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी, इंफिनिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करो इंफिनिटी ही आएगा, किसी भी अगर आप नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फाइनाइट। चलिए प्लस यहां पर देखो C2 और e की पावर माइनस, यहां जब इंफिनिटी रखूंगा तो e की पावर माइनस इंफिनिटी आएगा। और आपको बहुत बार पहले भी मैं बता चुका हूं, मैथमेटिक्स 1 में बहुत जगह यूज हुआ था, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, क्योंकि ये 1/e की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/e की पावर इंफिनिटी, और 1/e की पावर इंफिनिटी क्या होता है? 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी कितना होता है? 0। तो ये प्रूफ भी हो गया। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 0, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास n इंफिनिटी की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो इसको लेफ्ट में मैं 0 रखूंगा, इज इक्वल टू C1 e की पावर इंफिनिटी। चलिए अब यहां से हमारे पास, देखिए हमारे पास यहां से C1 कितना आ जाएगा? C1 आ जाएगा हमारे पास यहां से 0। अब देखो अगर C1 0 है तो C1 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो फ्रॉम 1 C2 कितना आ जाएगा? C2 आ जाएगा अल्फा। C2 कितना आ जाएगा? अल्फा। तो देखो आपके पास C1 भी आ गया, C2 भी आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर, इसको 2 बोल देते हैं, और ये इक्वेशन 1 हो जाती है ना। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है C1 और C2 को, तो पुट C1 एंड C2 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? nx इज इक्वल टू, C1 कितना है? C1 0 है, तो
पहला पार्ट 0 और ये C2 है अल्फा e की पावर -1/lx। तो फाइनली जो मेरे पास आंसर आ गया वो है nx इज इक्वल टू अल्फा e की पावर -1/lx। ठीक है ना, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से देखो मैंने आपको ये कंडीशन वाले क्वेश्चन भी करा दिए, इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी केस थे मैंने लगभग आपको सभी क्वेश्चन सभी केसेस का एक एक क्वेश्चन करा दिया है ना। बस वो कॉम्प्लेक्स रूट में रिपीटेड वाला क्वेश्चन नहीं था, वो भी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेड वाला जैसे ही आएगा हम रिपीटेड वाला फॉर्मूले को क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में 6 क्वेश्चन कराए थे, इसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने हर टाइप के क्वेश्चन को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। आपको इस लेक्चर की जो डीपीपी है वो भी आपको मिल जाएगी जल्दी ही, और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले डीपीपी को अपने आप सॉल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। ठीक है ना, ओके, थैंक यू सो मच।